तल अबीब के ज़िबा खाने का साबिका इंचार्ज, आज़ादी पसंद फ़लस्तीनियों के लिए दहशत और मौत की अलामत। इसराइल का नाम नेहाद सिफारतकार, मोसाद के डेथ स्क्वाड का आला अफसर जो अपने शिकार को जहरीली मौत देने में यकताए रोजगार था। शमून जैसे ही हम्माद की रेंज में आया, अचानक हम्माद ने पिस्तौल निकाल कर उसकी तरफ सीधा कर लिया। दोनों के दरमियान बमुश्किल 5 गज का फासला था। बुज़दिल यहूदी ने मौत को सामने देखकर अपने दाएं तरफ खड़े मुसाफिर बच्चों की आड़ में खुद को महफूज करने के लिए अचानक अपना रुख बदला। अपनी दानिस्त में शमून ने बड़ी फुर्ती का मुजाहिरा किया, लेकिन मौत उसे मोहलत देने को तैयार नहीं थी। जहर में बुझी 2 गोलियां एक दूसरी से बमुश्किल 2 इंच के फासले से उसके पहलू में उतर गईं। हम्माद ने जोश गजब में सारा पिस्तौल चंद लम्हों में उसके जिस्म पर खाली कर दिया। उसके मुर्दा जिस्म को जोर से ठोकर रसीद करके वो दीवानावार उसी रास्ते की तरफ भागा जिससे वो अंदर आया था। बाएं हाथ मुड़ते हुए उसने अंदाजा लगा लिया था कि दहशतजदा मुसाफिर और ब्रिटिश एयरवेज का अमला अभी तक जमीन से नहीं उठ सका। ये लोग फायरिंग से बचने के लिए जमीन पर लेट गए थे। किसी ने मजमे में चिल्लाकर उन्हें ऐसा करने की तलकीन की। पैरवी सबसे पहले अबू अहमद ने की, फिर उसकी देखा देखी सब लोग जमीन बोस हो गए। बाएं तरफ मुड़ने के बाद हम्माद थोड़ा आगे गया और फिर दाएं हाथ रेस्ट रूम में दाखिल हो गया। ये उसकी खुशकिस्मती की इंतहा थी कि रेस्ट रूम खाली था। एक टॉयलेट में घुसकर उसने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और बमुश्किल 1 मिनट में उसने अपने हाथ में पकड़े बैग को खाली कर दिया। करीबन 1.5-2 मिनट के बाद जब डिपार्चर लाउंज सिक्योरिटी के सायरन और भागते कदमों की आवाज से गूंजने लगा तो वो मकामी एयरपोर्ट मुलाजिमीन के लिबास में बाहर निकल रहा था। बैग का रंग तब्दील हो चुका था। उसके जिस्म पर मौजूद लंबा कोट तब्दील शुदा रंग वाले बैग में पिस्तौल समेत मुंतकिल हो गया था। नीले रंग का कवरऑल जो एयरपोर्ट मुलाजिम पहना करते थे उसने अपने लिबास के ऊपर ही पहन ली थी और चेहरे पर मौजूद मूछें उसने टॉयलेट में बहा दी थी। सर पर मौजूद बालों की विग भी उसी बैग में मुंतकिल कर ली। सफेद रंग के शीशों वाली ऐनक उसने अपनी आंखों से लगा रखी थी और अब वो खौफजदा मुसाफिरों और अमले की भीड़ में उन बरकी सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था जो उसे वापस उसी जगह ले जाती जहां से वो बस के जरिए उतरकर हॉल कमरे में दाखिल हुआ था। हॉल कमरे में पहुंचकर उसने बाहर जाने की बजाय फ्लाइट अराइवल का रुख किया और 1 मिनट के बाद वो टर्मिनल के उस हिस्से में मौजूद था जहां ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइटें उतरा करती थीं। मेहमानों को लेने आए मेजबानों की भीड़ अभी तक पुरसुकून थी, क्योंकि टर्मिनल के उस तरफ अभी दूसरी समत टूटने वाली क़यामत की इत्तला नहीं पहुंची थी। फिर जाने कैसे ये इत्तला उस तरफ भी आ गई और उसके देखते ही देखते यहाँ भी मुसाफिरों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। शायद इसकी वजह उस तरफ सिक्योरिटी वालों की जलगार थी। 5-6 सिक्योरिटी वाले जिन्होंने हाथों में वॉकी टॉकी पकड़ रखे थे अचानक ही यहाँ चले आए थे। गो कि उन्होंने अपनी जबान में कुछ नहीं कहा था, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाले एक मकामी मुलाजिम ने शायद ये खबर मजमे को मुंतकिल कर दी थी, जिसके बाद जहाँ अफरा तफरी फितरी बात थी। हम्माद इन सब बातों से लापरवाह बड़े इत्मीनान से लंबे लंबे डग भरता बाहर कार पार्किंग की तरफ जा रहा था। आरजी कार पार्किंग की कतार में उसने छोटी सी नीले रंग की डॉज गाड़ी पहचान ली थी और अब उधर का रुख किया था। कार की अगली नशिस्त पर बैठी लड़की ने उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही दरवाजा खोला और दीवानावार उसकी तरफ लपकी। हाय माइकल। हम्माद ने बिल्कुल अमरीकी लहजे में उसे जवाब दिया, हाय डेबी। दोनों ने खालिस्तन अमरीकी अंदाज में एक दूसरे से चिमट कर मौनिका किया और तब तक एक दूसरे से चिमटे रहे जब तक पिछली कार वाले ने हॉर्न देकर उन्हें वक्त गुजरने का एहसास न दिलाया। दोनों ने माजरत खाहाना अंदाज में उधर देखा, लेकिन दूसरी तरफ से मुस्कुराहट उनकी मुंतजिर थी। डेबी ने ड्राइविंग सीट खुद संभाल ली थी और वो कार को उड़ाते हुए पार्किंग स्ट्रीट तक लाई थी, जहां कार खड़ी करके उसने हम्माद का हाथ थामा और उसे करीबन खींचती हुई अपने अपार्टमेंट तक लाई थी। जहां पहुंचकर उसने फोन पर अपार्टमेंट्स की बूढ़ी इंचार्ज खातून को बुला लिया था। दोनों बड़े अटैची केस पहले से बंधे पड़े थे। आज वो अपार्टमेंट खाली करके जा रही थी क्योंकि उसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था और अब वो कैलिफोर्निया जा रही थी। अपार्टमेंट की बूढ़ी इंचार्ज मिसेस मार्था के आने तक हम्माद अपने कपड़े और हुलिया तब्दील कर चुका था। बूढ़ी मेजबान खातून ने दुआओं, नेक तमन्नाओं और डुबडुबाई आंखों के साथ डेबी और उसके बॉयफ्रेंड को रुखसत किया। दोनों ने एक एक अटैची केस उठा रखा था, जबकि हम्माद के दूसरे हाथ में एक ट्रैश बैग था जिसमें उस सारे घर की फालतू चीजें और वो वर्दी भी मौजूद थी जो अभी तक उसके जिस्म का हिस्सा रही थी। दोनों दोबारा कार तक आए। अटैची केस उन्होंने कार की डिग्गी में रख दिए थे जो बड़ी मुश्किल से पूरे आए थे। ट्रैश बैग उन्होंने पिछली सीट पर रख दिया। अपने अपार्टमेंट
पॉइंट से करीबन 5 मील के फासले पर ट्रैश बैग एक बड़े बिन में फेंक कर वो लोगार्डिया एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। डेल्टा एयरलाइन के टर्मिनल के सामने रुककर उन्होंने सामान उतारा। इस दरमियान हम्माद एक रेडी डॉलर मशीन में डालकर निकाल चुका था। दोनों अटैची केस और हैंड बैग उन्होंने ट्रॉली पर रख लिए। डेबी दोबारा कार में वापस आई। हम्माद वहीं खड़ा रहा जबकि उसकी साथी एयरपोर्ट ही के दूसरे पार्किंग लाउंज की तरफ रवाना हो गई। यहाँ पहुंचकर उसने रेंटे कार वाले हिस्से में गाड़ी पार्क कर दी। चंद मिनट के बाद वो कार मालिकान को कार का किराया अदा करके उन्हें मुतमईन करने के बाद पार्किंग चैनल सर्विस की बस के जरिए डेल्टा एयरलाइन के टर्मिनल की तरफ जा रही थी। उसके पहुंचने तक हम्माद ने दोनों अटैची केस चेक इन करवा दिए थे। दोनों बोर्डिंग कार्ड हाथ में पकड़े वो डेबी का मुंतजिर था। एक मर्तबा फिर उन्होंने अमरीकी अंदाज में एक दूसरे का इस्तकबाल किया और एक दूसरे के बाजुओं का सहारा लेते उस गेट की तरफ रवाना हो गए जहां से उन्होंने जहाज में सवार होना था। 15-20 मिनट बाद वो डेल्टा एयरलाइन की एक बोइंग परवाज में कैलिफोर्निया के शहर सैक्रामेंटो की तरफ महवे परवाज थे। डैलस पर उन्होंने जहाज तब्दील कर लिया और जब 8 घंटे के तवील सफर के बाद वो सैक्रामेंटो पहुंचे तो यहाँ सुबह तुलू हो रही थी। जहाज हस्बे रिवायत बर वक्त एयरपोर्ट पर पहुंचा था। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले उस हॉल कमरे में आए थे जहाँ जहाज के बकिया मुसाफिर अपना अपना सामान वसूल कर रहे थे। हॉल कमरे पर तायराना नजरें दौड़ाने के बाद हम्माद और डेबी उस खाली फोम के बेंच पर जा बैठे जिसके बिल्कुल सामने बाहर जाने के दरवाजे खुलते थे। उनके दाएं हाथ मुख्तलिफ एयरलाइनों के टिकट काउंटर मौजूद थे। करीबन हर काउंटर उस वक्त मसरूफ नजर आ रहा था। दोनों कभी कभी कनखियों से उन्हीं काउंटर की तरफ देख लेते, शायद उन्हें किसी का इंतजार था। अचानक ही डेबी ने हम्माद के कंधे पर हाथ का दबाव बढ़ाया। उन्होंने अमेरिकन एयरलाइन वाले काउंटर से एक मुसाफिर को अपनी तरफ आते देखा। हम्माद के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। आने वाले ने अपने सर पर यहूदियों के अंदाज में हैट सजा रखा था। उसकी घनी दाढ़ी और लंबा कोट उसके यहूदी होने की चुगली खा रहे थे। ये हसन था, हसन तलाल, उनका मकामी साथी। हम्माद ने हसन तलाल के बनाए मंसूबे के मुताबिक ही अमल किया था और कामयाब वापस लौटा था। हसन ने उनके नजदीक पहुंचकर बेतकल्लुफी से सलाम करने के बाद बिल्कुल यहूदियों के से अंदाज में बगलगीर होकर उसके कान में सरगोशी की। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद। उसने डेबी की तरफ देखकर बतौर खास उसका शुक्रिया अदा किया। डेबी ने जवाब में सिर्फ कंधे उचकाने पर इक्तिफा किया। उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए थे और अब वो शक्ल से एक खिलंडरी तालिबा दिखाई दे रही थी। हसन उनके दरमियान बैठ गया था। उसने वहां बैठे बैठे बड़े नामहसूस अंदाज में अपने छोटे से बैग से एक लिफाफा निकाल कर हम्माद की तरफ बढ़ा दिया। हम्माद जानता था इस लिफाफे में क्या है। हसन ने सामने दीवार से लगी इलेक्ट्रिक वॉच पर नजरें डालते हुए कहा, हमें चलना चाहिए। हम्माद ने आहिस्ता से सरगोशी की, फी अमानिल्लाह। डेबी ने उससे गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा, गुड लक। थोड़ी देर बाद हसन और डेबी सामने वाले एग्जिट से बाहर जा रहे थे जबकि हम्माद अपनी जगह आराम से बैठा रहा। हसन अपने साथ जो छोटा सा सूटकेस लाया था वो उसके कदमों में धरा हुआ था। उसी तरह उसका बैग भी बदल चुका था और हसन उसका बैग ले जाकर अपना बैग यहाँ छोड़ गया था। दोनों की रवानगी से चंद मिनट बाद ही उसने लिफाफे में मौजूद डॉलरों के ऊपर रखी अमेरिकन एयरलाइन की टिकट देखी। उसकी फ्लाइट आध घंटे बाद इसी एयरपोर्ट से रवाना होने वाली थी। इस मर्तबा उसकी मंजिल लॉस एंजलिस थी। कुछ सोचते हुए वो उठकर अमेरिकन एयरलाइन के काउंटर पर पहुंच गया। अपना अटैची केस उसने चेक इन कर दिया और बोर्डिंग कार्ड लेकर उन्हीं बरकी सीढ़ियों की तरफ चल दिया जिनके जरिए दोनों थोड़ी देर पहले नीचे आए थे। 7 घंटों के मुसलसल सफर ने उसे थका दिया था, लेकिन क्या मजाल जो उसके चेहरे से थकावट के आसार जाहिर होते हों। वो हशाश बशाश नौजवानों की तरह बेफिक्री से मुखालिफ समत की बरकी सीढ़ियों पर तेज तेज कदम धरता एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में दोबारा दाखिल हो गया। इस मर्तबा वो 12 नंबर गेट की तरफ जा रहा था। गेट के सामने मौजूद कुर्सियों पर उस परवास से जाने वाले कुछ मुसाफिर बैठे हुए थे। हम्माद ने उधर का रुख करने की बजाय गेट नंबर 12 से मुल्हिका छोटी सी बार का रुख किया और वहां से सोडे का बड़ा कप और एक शुगरलेस चॉकलेट लेकर गेट के सामने वाली कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। अमरीकी नौजवानों के अंदाज में उसने चॉकलेट के साथ सोडे से लुत्फानंदोज होना शुरू कर दिया। अमेरिकन एयरलाइन के काउंटर पर मौजूद मुस्तैद अमले ने जहाज की बरवक्त रवानगी का ऐलान करके अब मुसाफिरों से जहाज में जाने की दरखास्त कर दी थी। वो जहाज में दाखिल होने वाला शायद यहाँ मौजूद आखिरी मुसाफिर था, क्योंकि उसके बाद आने वाले करीबन भागते हुए यहाँ तक आए और फिर जहाज में दाखिल हुए थे। 1.25 घंटे की फ्लाइट ने उसे लॉस एंजलिस पहुंचा दिया। अपना बैग वसूल करने के बाद वो बड़े इत्मीनान से बाहर आ गया। दरवाजे के सामने बनी सड़क की पटड़ी पर खड़े होकर उसने पार्किंग चैनल सर्विस की बस का इंतजार शुरू किया। चंद मिनट के बाद ही वो पार्किंग चैनल सर्विस के जरिए पार्किंग लॉट के डी एरिया में पहुंच गया था। डी एरिया में उतरकर उसने हसन के बैग की अगली जेब से चाबियां और पार्किंग टिकट निकाला और बड़े इत्मीनान से लंबे लंबे
ہوئے ڈگ بھرتا ڈی ایریا کے شمال کی سمت میں موجود کاروں کی لائن تک پہنچ گیا۔ مٹیالے رنگ کی شیورلیٹ کار ایک کونے میں موجود تھی۔ یہ اس کی اپنی کار تھی جسے حسن یہاں چھوڑ گیا تھا اور سیکرامنٹو ایئرپورٹ سے اسے اگلے پلان سے مطلع کرنے کے بعد اس سے الگ ہوا تھا۔ اس نے اپنا سامان کار کی ڈگی میں رکھا اور کار سٹارٹ کر کے باہر آ گیا۔ قاعدے کے مطابق اس نے پارکنگ فیس ادا کی اور ایکسپریس وے سے گزرتا ہوا اب ہائی وے پر آ گیا تھا۔ اس کی منزل نزدیکی شہر پومونا تھی۔ پومونا کے ایسٹ ایرو میں اس نے 5ویں ایونیو پر اپنی گاڑی پارک کی۔ یہ اس کی مخصوص پارکنگ تھی۔ وہ اپنے فلیٹ میں پہنچ گیا۔ سب کچھ جوں کا توں موجود تھا، بالکل یوں ہی جیسے معمول کے مطابق وہ ویکینڈ گزار کر آیا ہے۔ اپنے فون سے اس نے سین فرانسسکو کا ایک نمبر ملایا۔ فون سننے والے نے اس کی خیریت معمول کے مطابق دریافت کرنے کے بعد اسے جاگنگ کرنے کا مشورہ دیا اور فون بند کر دیا۔ حماد نے جاگنگ کے اس مشورے پر چند منٹ بعد ہی عمل کیا اور ٹریک سوٹ پہن کر باہر آ گیا۔ بھاگتا ہوا وہ گھر کے نزدیک اس فون بوتھ پر پہنچا جہاں وہ اکثر آیا کرتا تھا۔ اسی بوتھ میں کارڈ ڈال کر اس نے سین فرانسسکو کا نمبر ملایا، لیکن یہ کسی گھر کا نہیں بلکہ ایسے ہی ایک ٹیلی فون بوتھ کا نمبر تھا جو سین فرانسسکو کے بی ایریا میں نصب تھا۔ فون اس شخص نے ریسیو کیا جس نے حماد کو جاگنگ کا مشورہ دیا تھا۔ اس نے حماد کو مطلع کیا لندن والے مہمان خیریت سے گھر پہنچ گئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے نیو یارک اور واشنگٹن میں دوستوں پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ فی الوقت کسی سے رابطے کی ضرورت نہیں، لائن کلیئر ہونے پر تمہیں مطلع کر دوں گا۔ دونوں 15-20 منٹ باتوں میں مصروف رہے۔ حماد نے خدا حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا کیونکہ ایک خاتون اب اس بوتھ کی طرف آ رہی تھی۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں حماد کے ساتھی کا فون بگ نہ کیا جا رہا ہو، وہ لوگ ضروری گفتگو کے لیے یہی محفوظ طریقہ استعمال کرتے تھے۔ حماد گھر واپس آ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ رات کی خبروں میں نیو یارک ایئرپورٹ پر اسرائیلی سفارتی مشن کے نمائندے مسٹر شمون کے قتل کی خبر سن رہا تھا۔ خبریں پڑھنے والی خاتون کہہ رہی تھی کہ امریکہ کی گزشتہ 20 سالہ تاریخ میں کسی نے پہلی مرتبہ اتنی دیدہ دلیری سے امریکن سیکیورٹی سسٹم کو چیلنج کرنے کی جرت کی تھی۔ ایف بی آئی کو شک تھا کہ مقامی ایئرپورٹ انتظامیہ میں قاتل کا ساتھی ضرور موجود ہے جس کی مدد سے اس نے قتل کی واردات کی، اور جس محفوظ راستے سے وہ آیا اور پھر فرار ہوا ہے وہ بھی کسی عام شخص کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ خبروں میں ہوائی جہاز کے کچھ مسافروں کے انٹرویوز بھی نشر کیے گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ 1 گھنٹے بعد برٹش ایئر ویز کی اس پرواز کو روانگی کی اجازت مل گئی تھی۔ حماد نے مسکراتے ہوئے ٹی وی کا سوئچ آف کیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ 1 جولائی 1948 کی ایک شام کا ذکر ہے۔ ابھی موساد کا باقاعدہ قیام عمل میں نہیں آیا تھا جب یروشلم سے تل اویو جانے والی شاہراہ پر واقع ایک گاؤں بیت جیز کے مکینوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ گزشتہ 3 روز سے گاؤں کے مکین جنگ کی تباہ کاریوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس گاؤں پر یہودی قابض تھے اور عربی فوجیں یہاں اکثر حملہ کرتی تھیں۔ گاؤں کے ایک کونے میں موجود 400 سال پرانے زیتون کے درخت کے سامنے ایک ٹرک آ کر رکا۔ یہ زاہل اسرائیلی ڈیفنس فورس کے لوگ تھے۔ کچھ نے خاکی وردی پہن رکھی تھی اور باقی معمول کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کی مشترکہ شناخت یہی تھی کہ یہ یہودی تھے، ورنہ ان 7 میں سے ہر ایک کا تعلق الگ الگ ملک سے تھا۔ صرف 2 مقامی یہودی تھے۔ 14 مئی کو اس گاؤں کے لوگوں کو یہودی فوج نے مطلع کیا تھا کہ گاؤں پر اسرائیلی فوج نے قبضہ کر لیا ہے، جس کا مقابلہ اب اردن، شام، عراق، مصر اور لبنان کی مشترکہ فوج سے ہو رہا ہے۔ فلسطینی یہودیوں کے لیے موت کے نعرے کے ساتھ اس جہاد میں شامل تھے۔ 16 مئی سے یہاں باقاعدہ جنگ جاری تھی۔ 11 جون کو جب وقتی طور پر سیز فائر کا اعلان ہوا تو گاؤں کے مکینوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن یہ سیز فائر شاید تھکا دینے والی دوڑ کے بعد ایک لمبا سانس لینے کی مہلت تھی۔ عرب خود کو آرگنائز کر کے ایک مرتبہ پھر بن گوریان کی کمان میں موجود اسرائیلی فوجیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے تھے۔ دوسری طرف بن گوریان کے ساتھ ہی نازی کیمپوں سے بچنے والے یہودی فوجیوں کو دھڑا دھڑ اسرائیل پہنچا کر اسرائیل کی فوجی قوت کو مضبوط کر رہے تھے۔ تل اویو اور یروشلم کے درمیان پہاڑی علاقے میں جنگ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی اور بالآخر اردن کے شاہ عبداللہ کی کمان میں موجود ہاشمی فوج کے جیالوں نے یہودی افواج کے پنجہ استبداد سے یروشلم کے پرانے شہر کو آزاد کروا لیا۔ اب یہاں اردن کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یروشلم شہر کے ایک حصے میں محصور یہودی فوجیوں کے لیے تل اویو سے کمک روانہ کی جا رہی تھی، لیکن یہودی کمانڈر چکرا کر رہ جاتا۔ وہ لوگ جب بھی کسی محفوظ راستے سے کمک یروشلم پہنچانے کی کوشش کرتے، اچانک کسی پہاڑی سے عرب گوریلے نمودار ہوتے اور یہودی کینوائے کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے۔ مقامی کمانڈر کو اب یقین ہو چلا تھا کہ ان کی صفوں میں کوئی آستین کا سانپ ضرور موجود ہے، لیکن وہ کون تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب انہیں نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر فوجی انٹیلیجنس میں ہگانا، جو اس وقت یہودی انٹیلیجنس یونٹ تھی، اس نے گھر کے بھیدی کا سراغ لگا لیا۔
ये कैप्टन मेरटू बेंकी था, इसराइली फौज का माया नाज कमांडो, जिसने ब्रिटिश आर्मी में काबिल कदर खिदमात अंजाम दी थी और जो हगाना आर्मी में एहतराम की नजरों से देखा जाता था। कैप्टन टुबेंकी पर हगाना की निगाह क्यों ठहरी, इसका कोई वाज़ेह सबब कभी किसी के सामने न आ सका। ट्रक में सवार फौजियों ने कैप्टन की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे दरख्त के सामने खड़ा कर दिया। उसके साथ ही मकामी कमांडर नमूदार हुआ। उसने फायरिंग स्क्वाड को टुबेंकी को खत्म कर देने का हुक्म दे दिया। एक कतार में खड़े 6 यहूदी फौजियों ने एक साथ गोलियां चलाईं और कई गोलियां कैप्टन टुबेंकी के जिस्म में दाखिल हो गईं। उसके जिस्म से खून फव्वारे की तरह उबला और वो बगैर कोई आवाज निकाले कटे हुए दरख्त की तरह जमीन बोस हो गया। गांव के अरब और यहूदी मकीन बड़ी हैरत से ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने किसी इसराइली गद्दार को शायद पहली मर्तबा सजाए मौत पाते देखा था। फौजियों ने उसके मुर्दा जिस्म को घसीट कर एक तरपाल में लपेटा और ट्रक में फेंक दिया। उसके साथ ही ट्रक दोबारा स्टार्ट हुआ और जिस तरफ से वो लोग आए थे उसी तरफ चल दिए। कैप्टन टुबेंकी की मौत की खबर जब आइजर बैरी तक पहुंची तो उसने अपनी डायरी में मिशन मुकम्मल हुआ के अल्फाज लिखे और कैप्टन टुबेंकी की फाइल पर रिमार्क्स लिख कर फाइल एक तरफ रख दी। ये आइजर बैरी ही था जिसके हुक्म पर कैप्टन टुबेंकी को मौत के घाट उतारा गया। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।